हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन है और इस वीडियो से स्टार्ट होगा पूरा का पूरा सीरीज शुरुआत से कवर किया जाएगा, है ना। और टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको मास्टर वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेक्चर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज किया जाएगा, चैप्टर वाइज, है ना, जो टोटल चैप्टर दिए हैं। और ये जो बुक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकेंगे इसमें तमाम जो परीक्षाएं होती रहती हैं, वर्ष 1982 से लेकर के वर्ष 2020 तक के प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। IAS PCS, है ना, जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं, जो हिंदी के प्रश्न पत्र हैं, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको मास्टर वीडियो जो है हर चैप्टर वाइज कवर करवाया जाएगा। चैप्टर 1 में जैसे कि हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित, चैप्टर 2 बोलियां हैं, है ना, अध्याय 3 में देखेंगे वर्णमाला संज्ञा। इस तरह पूरा जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मास्टर वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा चैप्टर वाइज। तो आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं दोस्त, वो है आपका हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और यहाँ पर मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो UPSC लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाएगा सिलेबस लेखपाल का, उसकी अलग एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। लेखपाल तैयारी करने वाले वहाँ से आप तैयार कर सकेंगे, है ना। जैसे आपकी सिलेबस में सारी चीज़ें वर्णमाला संज्ञा लिंग वचन ये सभी दिए हुए हैं। अब कुछ सब हैं जैसे कि आपको नहीं पढ़ने, रस अलंकार छंद ये सब नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। तो उसकी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है भाषा परिवार। पहला प्रश्न है कि आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन बी मुंडा। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है, जिसे मध्य और पूर्वी भारत में लगभग 90 लाख लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ध्यातव्य है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। नेक्स्ट, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं म्यांमार है। भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले लोग हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी भारोपीय। पहले चैप्टर का अगला टॉपिक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें प्रश्न है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरमुखी इसकी लिपि है
तथा माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। अगला टॉपिक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन ए। इस काल में क्रमशः पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है। अगला टॉपिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा कौन सा रूप विद्यमान था? तो आर्य भाषा का जो रूप रहा है वह अपभ्रंश विद्यमान था। ऑप्शन डी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश। नेक्स्ट है सौरसेनी टॉपिक से। तो सौरसेनी टॉपिक से पहला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो यह प्रश्न थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। हिंदी अपभ्रंश से मानी जाती है जिसमें कि सौरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता तो उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश माना जाता। नेक्स्ट, खड़ी बोली निकली है, किससे निकली है? यह पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन बी। सौरसेनी अपभ्रंश दैट इज पश्चिमी हिंदी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा दक्षिणी बोली प्रचलित है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? यहाँ पर आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश की सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। अतः आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ए और बी दोनों विकल्प है। लेकिन यूपीपीआरपीबी ने इसका जो उत्तर है वह विकल्प ए माना है, यानी सौरसेनी को, जो खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी के लिए सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव दैट इज गुरुग्राम, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन डी अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुई है। अतः खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन सी सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका विकास नामकरण लल्लू लाल ने 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में किया था। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है और यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन बी मागधी।
बिहारी हिंदी वर्तमान में या बिहार के पटना, गया तथा हजारीबाग जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो यह किससे है? यहाँ पर सही जवाब है आपका मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह बिहार की महत्वपूर्ण बोली है। राजा भोज द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम से भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। यह मिर्ज़ापुर, बनारस, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि स्थानों पर बोली जाती है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ऑप्शन बी, अर्धमागधी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, ऑप्शन ए। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बागरू और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन डी, हरियाणा। रागड़ी, बांगर इत्यादि हरियाणा राज्य की बोलियां हैं। सूरसागर ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूरसागर है इसको ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। सूरसागर और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। सूरदास एवं नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, भंवर गीत आदि। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन डी, बांगर, क्योंकि ये कहाँ की है? विशेषकर हरियाणा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू को हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू दैट इज शुष्क उच्च भूमि है नाम। तो भूभाग के कारण यहाँ की जो बोली है उसका नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के क्षेत्र में इसके अंतर्गत जो है वो बोली जाती है बांगरू। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए, पश्चिमोत्तरी
सौरसैनी अपभ्रंश से। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जोरदार। औचड़ बघेली का शब्द है। औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें तत्सम के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। औतय रहेंगे, औतय रहिगे, औतय रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औतय रहिगे। ऑप्शन बी आते ही रहे। नेक्स्ट है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ईर्ष्या। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन डी वहाँ। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है निम्न में से? ऑप्शन बी सरगुजा। ब्रजभाषा है तो यह पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी। अगला है कि ग्वालियर की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत ही कुछ मिलती जुलती हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए बुंदेली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन ब्रजभाषा। ऑप्शन ए। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर की राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की है। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सही युग्म आपको पहचान करनी है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन ए सही जवाब है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी युग्म जो है वो सही है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं। कौन सी हैं? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली एवं नेपाली बोलियां आती हैं। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन सी। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी डोगरी। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी।
पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो निम्न में से आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी बोलियां में कौन सी आएगी। ऑप्शन बी कन्नौजी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी। ऑप्शन डी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख उपबोलियां भोजपुरी, मैथिली तथा मगही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई, जिसकी प्रमुख उपबोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन बी अवधी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोलियां कौन सी हैं? ऑप्शन सी खड़ी बोली। दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ऑप्शन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन बी खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? ऑप्शन बी कौरवी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी। ऑप्शन बी। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी बोली का विकास हुआ है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन बी जबलपुर। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी प्रकृति से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौर, शहडोल, जबलपुर, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इसकी रचना विक्रम संवत 1631 दैट 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ऑप्शन ए अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन सी अवधी। कर्ता के साथ
ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। हिंदी खड़ी बोली से अवधी की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक की परसर्ग ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन बी, अवधी। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन बी, अवधी। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन बी, अवधी। ताले कै पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कै रचों बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? किस बोली में है यह गीत? आप कहोगे यह अवधी में है, ऑप्शन ए। और यह एक तरह का क्या है? विवाह गीत है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन बी, अवधी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी है। अवधी बोली के अन्य क्षेत्र सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर आदि। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। बघेली हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा। यह अवधी की ही एक उपबोली है। इसका विकास भी पूर्वी हिंदी की अन्य भाषाओं की तरह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही यो मैथिली बोलियां आती हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन सी, भोजपुरी। निम्नलिखित में से यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं? तो इसमें से कौन सी नहीं है? वो है बुंदेली, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मगही, ऑप्शन बी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोलियां अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी हैं। मगही बोली पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है, मगही। निम्न में से पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जयपुरी, ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जबकि जयपुरी राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन सी, बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है, जबकि पंवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि बुंदेली की उपबोलियां हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन सी, राजस्थान। हाड़ौती बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा
चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन बी बुंदेली। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि हरियाणा एवं राजस्थान की बोली है। मेवाती का नाम मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ा है। कन्नौजी, भोजपुरी एवं ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन डी जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि राजस्थान की बोली है, जबकि कन्नौजी ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। हाड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी। हाड़ौती भाषा पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली कोटा, बूंदी, शाहपुर व उदयपुर में बोली जाती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन डी राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशासी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि गलत है। अपभ्रंश तो है लेकिन पैशाची नहीं। कौन सा? तो अपभ्रंश है शोर सैनी। ठीक है, शोर सैनी से, इसलिए गलत है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन सी ढूंढाड़ी। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी तथा बांगड़ी आदि बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी दैट इज मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी दैट इज जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी दैट इज मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी दैट इज मालवी है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र हैं। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो काशिका, काशी, काशिका, काशी, वाराणसी। ऑप्शन सी। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी अवधी। अवधी को बिहारी हिंदी में अंतर्गत नहीं रखा जाता। यह पूर्वी हिंदी में आती है, जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी तथा मैथिली आती है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। मैथिली कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने अपनी रचना पदावली में मैथिली बोली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका। ऑप्शन डी बिहार।
अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी की एक बोली का नाम मगही भी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही आती है। यह मागधी का अपभ्रंश है, अतः मगही का अर्थ है मागध की बोली। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधि ऑप्शन ए। कृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। आहीरों की भाषा उकार बहुला है। नाज काम रास को वे नाजू, काम रासु कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस प्रकार उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट आभिरोक्ति से संबद्ध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। ऊ हमरा के खलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? ऊ हमरा के खलही ना देत रहे। ऑप्शन सी भोजपुरी। प्रस्तुत पंक्ति भोजपुरी बोली का नमूना है। भोजपुरी बोली में सर्वनामों में मुख्यतया हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन का, जौन, तौन, कौन, केऊ, आपन, रउआ का प्रयोग होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बल्कि नहीं, आप क्या कहोगे? यह बिहारी हिंदी। ऑप्शन यहाँ पर सी गलत है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधि पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। वर्तमान में यह पटना, गया तथा हजारीबाग जिलों में बोली जाती है। इसमें भी साहित्य का अभाव पाया जाता है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? ऑप्शन सी जयपुरी। जयपुरी ढूंढाड़ी बिहार की नहीं बल्कि राजस्थान की बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहार की बोलियां हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में ऑप्शन बी भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में यह बोली प्रचलित है। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी इत्यादि जिलों में इसका प्रभुत्व है भोजपुरी का। बिहार की राजधानी पटना, माफ कीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहार की बोली क्षेत्र स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? आपका सही जवाब होगा मगही। ऑप्शन सी। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पाला, मऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन डी पहाड़ी। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, जबकि ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी आदि भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं।
पहाड़ी मूलतः उत्तर भारत की पहाड़ी जिलों जैसे कि जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो सिंपली आप कह सकते हो लगभग जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन ए। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान किया गया। इसलिए आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी, ऑप्शन ए। ध्यान देना है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए, राजभाषा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वह है 343, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है? आर्टिकल नंबर 343 है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध एवं संवर्धित हो। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 14 सितंबर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343। भारत में हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत, यहाँ पे अनुच्छेद होना था, किस धारा के अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? 343 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? 343 1। लिपि की आवश्यकता कब होती है? तो भाषा लिखने में होती है। देवनागरी लिपि जानते हैं आप, बाएं तरफ से आप लिखते हो और दाएं तरफ तक जाते हो, है ना। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? ऑप्शन ए, कन्नड़। कन्नड़ भाषा की लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिण प्रकारों से हुआ है। कन्नड़ भाषा कन्नड़ी भी कही जाती है। दक्षिण पश्चिमी भारत के कर्नाटक राज्य की राजभाषा जो दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबद्ध है और साहित्यिक परंपरा वाली 4 प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है कन्नड़।
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा लिपि क्या है? गुरमुखी है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन डी, गुजरात। देवनागरी लिपि का नामकरण विवादास्पद है। अधिकतर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया है। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी। ऑप्शन सी, देवनागरी नागरी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? पहला दिया है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरा दिया इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। गुजरात वाली है कहानी जो भी पढ़ के आ रहे, तो थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है, देख लेते हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह अक्षर पर आधारित लिपि है, इसलिए इसे अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। कुछ अक्षरों जैसे कि भा, था, धा आदि को छोड़कर। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के दो उत्तर विकल्प ए और सी सत्य नहीं है। मतलब पहला जैसे कि दिया है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो गलत है। दूसरा लिखा है वर्णात्मक, जबकि जो ये है यह वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है ना, तो इसलिए गलत है। तो इसलिए ये थोड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट रहा है भाई, इन्होंने थोड़ा स्टार लगा दिया कि दोनों इतना हो सकते हैं कि गलत, बाकी दोनों जो दिया है सही है। तो टीजीटी की परीक्षा में क्या रहा कि माध्यमिक जो चयन शिक्षा चयन सेवा चयन बोर्ड है, इन्होंने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, परंतु संशोधित उत्तर में और सी दोनों मान लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है। द्विवेदी जी ने कहा है कि संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास जो माना जाता है, अभी पढ़ के आ रहे हो, किससे माना जाता है? ब्राह्मी से। ऑप्शन सी। सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी आक्षरिक लिपि है जो प्रचलित लिपियों दैट इज रोमन, अरबी, चीनी आदि सबसे में जो है सबसे अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि की विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना तथा एक ही संकेत, एक ही अक्षर, एक ही संकेत होना, जो बोला जाता वही लिखा जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से आपको देवनागरी की जो विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही। इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक है, बिल्कुल सही। इसमें शिरोरेखा प्रयोग महत्वपूर्ण, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है।
विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। उक्त विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली से विकसित गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि से हुआ है तथा यह ब्राह्मी की समकालीन नहीं हो सकती। देवनागरी लिपि मूलतः जो है वो अक्षरात्मक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। वैसे वस्तुतः देखोगे तो आप क्या है, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक दोनों है। विकल्प यहाँ पर ए तथा बी दोनों सही होने चाहिए थे, लेकिन क्या है, ये आयोग ने अपना मान लिया है बी को। ठीक है, वैसे आपको जानना है कि अक्षरात्मक और वर्णनात्मक दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इस कुटिल लिपि से 8वीं-9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं वो? छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ा ई, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जो 2 अनुस्वार आते अंक वो नहीं है। ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वह कौन थे? यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों काका कालीलकर। ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालीलकर बनाए गए। इस समिति द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन के स्वीकार किया। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? रोमन लिपि के सुझाव जो दिए थे ये थे सुनीति कुमार चटर्जी। देवनागरी में आके 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालीलकर। सावरकर बंधुओं और काका कालीलकर ने आ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। निम्न में से पंजाबी की लिपि कौन सी है? ऑप्शन बी गुरमुखी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। यह 2 शब्दों से बना है, 5 तथा आब। आब से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ दैट इज रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 को हुई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, विद्वानों तथा भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी।
अगला मिसलेनियस में देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो विभाषा में क्या मिल सकती है? विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। ऑप्शन बी। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अवधी एक विभाषा है। सही विकल्प का चुनाव करना है कि आंगिक भाषा किसके अंतर्गत आती है। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। अशाब्दिक भाषा की शारीरिक हाव भाव, भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या नेत्रों से संप्रेषण इत्यादि मुख्य पहलू हैं। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 4। प्रश्नकाल में विश्व में देशी वक्ताओं की दृष्टि से हिंदी का स्थान चौथा, जबकि पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः पहले पर मंदारिन, दूसरे पर स्पेनिश, तीसरे पर अंग्रेजी रही। लेकिन वर्तमान में हिंदी भाषा का इस संदर्भ में जो स्थान है दोस्तों वह तीसरा है, याद रखना है। भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला तो मौखिक भाषा हो जाएगा, फिर लिखित है, फिर आप सांकेतिक में भी कर सकते हो। ऑप्शन सी। भाषा वह साधन है जिसकी द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन की भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। सामान्यतः भाषा मानव की सार्थक रूप से व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी हुआ करती थी? अरबी और फारसी। ऑप्शन डी। मुगल काल में अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। यह शिक्षा का माध्यम होने के साथ राजकीय कार्यों, न्यायालयों एवं सरकारी कामकाज की भाषा थी। विभाषा एक प्रांत या किसमें प्रचलित होती है? तो भाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। ऑप्शन बी। तो विभाषा प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है और इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे हिंदी की विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली इत्यादि। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी अपभ्रंश। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्यकाल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ है। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। भाषा अस्थायी है। कौन सी भाषा अस्थायी है? ऑप्शन सी मौखिक। मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना, सुनना आता है। मौखिक भाषा ही मूल भाषा है जिसे हर बच्चा सर्वप्रथम सीखकर भावों को प्रकट करता है। मौखिक भाषा अस्थायी भाषा है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन ए। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? ऑप्शन बी भाष। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑप्शन डी मॉरिशस।
मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ध्यातव्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के निवासियों को अंग्रेजी ने गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए थे। कैसा मजदूर अंग्रेज ले गए थे बना करके? गिरमिटिया। इन अनिवासी भारतीयों की आगे की पीढ़ी ने अपनी योग्यता व परिश्रम के बल पर उच्च पदों को हासिल किया। ध्यातव्य है कि मॉरिशस में अधिकांशतः भोजपुरी बोली बोली जाती है। कहाँ? मॉरिशस में। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर। ऑप्शन सी। फर्दिनांद द सोस्यूर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सेंसस 2001 की बात की जा रही है, दैट इज वाज बंगाली था। लेकिन आप जनगणना 2011 में भी देखोगे तो इसके अनुसार भी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए, मराठी। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो कि पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। भाषा संबंधी जो भूल है आप क्या कहोगे? त्रुटि। ऑप्शन बी। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा अग्रणी है। ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। भाषा और विचार के संबंधों की कमी, माफ कीजिएगा, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में वाइगोत्स्की अग्रणी है। वाइगोत्स्की का कहना है कि उत्तरोत्तर मानसिक विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। सबसे पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर केशव चंद्र सेन ने अपने समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने की योग्य है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, व्यंजन विपर्यय का। विपर्यय में किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्यय, व्यंजन तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली। परिनिष्ठित भाषा को। ऑप्शन सी। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में
क्या रहता है? तो शब्द और अर्थ में जो है वो निश्चितता रहती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल हो जाती है। ऑप्शन बी। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली। माफ कीजिएगा, विशेष शब्दावली की जो होगी वह पारिभाषिक शब्दावली होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी। ऑप्शन बी। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। कार्यालयी भाषा की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा अधिधात्मक। क्या होगा? अभिधात्मक। यहाँ पर आंसर सही जवाब है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और अस्पष्ट कथन होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो इसमें जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है ये कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी। सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन सी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ऑप्शन सी। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से पूछा जा रहा है? यहाँ पर सही जवाब है वस्तुनिष्ठ शैली। ऑप्शन बी। पारिभाषिक शब्दावली किसके हैं? ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। ऑप्शन सी। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित हो जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जबकि शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी दिया था, किंतु संशोधित हुई उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए शब्द को माना है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी शब्द। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन डी मसनवी। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित हैं: हिंदुस्तानी, उर्दू तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मनस्वी शैली हिंदी की शैली नहीं है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है उसे चुनिए। ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा की अन्य विशेषताएं: भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, समाज की सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। तो ये भाषा की विशेषताएं हैं, लेकिन यह पैतृक संपत्ति नहीं होती या कोई विशेषता नहीं है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की, यहाँ पर अगर राजभाषा होता तब तो हो जाता। यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन सी संपर्क भाषा। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है जो देश के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के लिए संपर्क का माध्यम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भारत की राजभाषा भी है। परीक्षा संस्था यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है इसको आंसर सी माना है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ऑप्शन डी। हिंदी की पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, जिसमें कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। दूसरी है राजस्थानी, जिसमें कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। तीसरी है पूर्वी हिंदी, जिसमें कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली है। और 5वीं है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमायूनी, गढ़वाली बोली जाती है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं है, बल्कि मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कुल 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह उपभाषा बन जाती, ऑप्शन बी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा को आप क्या कहोगे? बोली, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, दैट इज पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन सभी जो उपभाषाएं हैं इनमें या बोलियां हैं, ब्रज है, खड़ी बोली है ना, ये पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा संक्षिप्त है कि संकुचित है, विशाल है, विस्तृत है? तो विभाषा का जो क्षेत्र है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 विख्यात बोलियां हैं। बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी, यह 5 मुख्य बोलियां हैं। वैसे बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। तो इनमें जो बोली है यह मुख्य है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की भाषा है?
तो ये है नेपाल की भाषा, ऑप्शन ए। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली को गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से, ऑप्शन ए। हिंदी शब्द संपदा में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं, जिन्हें कि आप तत्सम शब्द भी कहते हो। निम्न में से सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, ब्राचड़ से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी हुई तो उसमें ऑप्शन बी को इन्होंने सही माना। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ब्राचड़, ऑप्शन सी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ शाखा से हुआ है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विभाजन पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में हुआ है। इसमें अपभ्रंश की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें अपभ्रंश की ब्राचड़ शाखा से सिंधी का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में वैसे आप देखोगे तो बुंदेली भी बोली जाती है, कन्नौजी भी। कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिलों में बोली जाती है। निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ऑप्शन सी, पंजाबी। आधुनिक भाषाओं में से पंजाबी का संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। पैशाची भाषा पंजाबी भाषा अपभ्रंश की टक भाषा के अंतर्गत आती है, अतः इसका संबंध पैशाची बोली से माना जाता है, जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ है और यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल, भैल, गैल। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भोजपुरी भूतकालिक, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है और हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी। बनारसी किसकी उपबोली है? तो यह थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस रहा है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है। भोजपुरी की, अब भोजपुरी तो इसमें दिया नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। जो विकल्प में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड ने क्या किया कि अपनी संशोधित उत्तर कुंजी विषय प्रश्न को गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन बी, विकल्प बी का कथन गलत है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जो अपनी सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होती है, तो इसलिए जो पूर्णतः विकसित लिखा है यह गलत है। तो इसी के साथ 189 क्वेश्चंस को आपने कवर किया पहले चैप्टर में। इसी के साथ आपका पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगला जो चैप्टर होगा, यदि सभी जो चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे, मास्टर वीडियो मिलेगा आपको।
हर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।